एक कमरे की झोपड़ी वाली बहू को मिला 6 फ्लोर का यूनिक ससुराल। एक छोटा सा एक कमरे का घर होता है। बारिश में छत टपक रही होती है। बरसात की बूंदें टप 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 आवाज कर रही हैं। कमरे में एक लोहे की पुरानी चारपाई, कोने में एक टूटा चूल्हा और पास में लकड़ी की अलमारी रखी होती है। राधा चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। उसकी माँ बिस्तर पर खांस रही थी। राधा, चूल्हे में बहुत धुआं हो रहा है, इसे थोड़ा कम कर वरना मेरी सांस बिगड़ जाएगी। अरे माँ, अभी कर रही हूँ, आप बस लेटी रहिए। काश ये एक कमरे के बदले मेरे पास और कमरे होते तो माँ की हालत ऐसे न बिगड़ती। छत से टपकते पानी को रोकने के लिए राधा पहले पुराने बर्तन और कटोरी रखती है। हे भगवान, कब तक ऐसे ही जिएंगे? न ठीक से छत है, न ढंग का खाना। इतना कहते ही माँ को और तेज खांसी आने लगती है। राधा घबराकर उनके पास दौड़ती है। माँ, पानी पीजिए। आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेती? डॉक्टर की फीस कहाँ से आएगी बेटी? तेरे पापा मजदूरी करके बस इतना ही कमा पाते हैं जितने में ये घर चलता है। बस तू अपना ख्याल रख। ये सुनकर राधा की आंखें भर आती हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। झोपड़ी के बाहर कीचड़ हो जाता है। राधा कपड़े निचोड़ कर सुखाने के लिए टांग रही होती है। पास से 2 पड़ोसनें गुजरती हैं और बातें बनाने लगती हैं। देखो तो कितनी सुंदर लड़की है, चेहरा तो राजकुमारी जैसा, लेकिन घर देखो बस एक कमरा ही है। पता नहीं कैसे काम चलता है। हाँ, और ऊपर से माँ बीमार। ऐसे में कौन लड़का शादी करेगा इससे? दहेज तो देना तो दूर, इसके पास तो विदाई पर देने की एक फूटी कौड़ी तक नहीं होगी। राधा सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वो कपड़े पटक कर अंदर चली जाती है। राधा कमरे के कोने में बैठी होती है। बेटी तो उदास क्यों है? माँ, पड़ोस की औरतें कह रही थी कि मेरी शादी कभी नहीं होगी क्योंकि हमारे पास विदाई पर देने को कुछ नहीं है। लोगों का काम तो बातें करना है राधा, मगर याद रख, तेरी किस्मत, तेरी मेहनत और तेरे सपनों में लिखी जाएगी, किसी के तानों से नहीं। हाँ माँ, एक दिन मैं ऐसा घर बनाऊंगी जिसमें न छत टपकेगी न धुआं होगा। हमारा एक बड़ा घर होगा। माँ मुस्कुराती है लेकिन आंखें भर आती हैं। रात का समय होता है। बाहर बारिश फिर से शुरू हो जाती है। झोपड़ी में अंधेरा है। बस एक दिया जल रहा होता है। राधा खिड़की से बाहर झांक रही थी। दूर अमीरों के बड़े बड़े घर दिख रहे थे, जहां बड़ी बड़ी हवेलियों के लोग मजे कर रहे थे। हे भगवान, क्या मैं कभी उन हवेलियों जैसा घर देख पाऊंगी? क्या मेरी भी शादी ऐसे घर में होगी जहां माँ को कभी तकलीफ ही ना हो और मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं? राधा अपनी माँ के लिए दवा बना रही थी। तभी उसके घर के एक चमचमाती कार रुकती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है और एक स्टाइलिश लड़की नेहा गाड़ी से उतरती है। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे और हाथ में गिफ्ट बैग और शादी का कार्ड होता है। नेहा धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ती है। दरवाजे पर खड़े होकर चौंक जाती है। ये तो वही घर है जहां मैं बचपन में खेला करती थी, लेकिन अभी इतनी गरीबी। राधा दरवाजा खोलती है और सामने अपनी बचपन की सहेली को देखती है। दोनों की आंखें चमक उठती हैं। अरे नेहा, तू? हाँ राधा, कितने साल बाद मिल रही है। दोनों गले मिलती हैं। तभी अंदर से राधा के पापा बाहर आते हैं। उनके कपड़े थोड़े फटे हुए होते हैं। वो नेहा को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। अरे बेटा, तू नेहा है ना? जब तू इतनी सी थी तभी देखा था। तुझे आज इतने सालों के बाद देख रहा हूँ। हाँ अंकल जी, मैं भी आप लोगों को कितने साल बाद देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। माँ भी खांसते हुए बाहर आती है। नेहा दौड़कर उनके पैर छू लेती है। माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। नेहा गिफ्ट बैग और कार्ड निकालकर राधा के पापा को देती है। फिर वो उसे लेकर घर के अंदर जाते हैं। अंकल जी, आंटी जी, मैं बताने आई थी कि मेरी शादी है। अरे वाह बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। सच में अब तेरी शादी की उम्र हो गई थी। भगवान तुझे खूब खुश रखे। हम भी अब राधा के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढेंगे। हाँ अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राधा को तो बहुत अच्छा जीवन मिलना चाहिए। नेहा को अपनी दोस्त राधा की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती है और सब देखती रहती है। अंकल आंटी, मैं आप लोगों को शादी का कार्ड देने आई हूँ। आप लोग जरूर मेरी शादी में आना। और राधा, तू मेरे साथ अभी जाएगी? हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे, लेकिन हमारी राधा अभी जाकर क्या करेगी? वो तो हमारे साथ ही आ जाएगी। वैसे भी हम गरीब लोग हैं। ऐसे बड़े घरों की शादी में जाना हमारे लिए ठीक नहीं लगता। राधा सिर झुका लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं। नेहा उसकी हालत देखकर चुप नहीं रह पाती। नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए। ये तो मैं चाहती हूँ कि राधा अभी से मेरे साथ रहे। ये मेरी सबसे प्यारी सहेली है। बचपन में हम कितने सपने साथ देखे थे।
अब मेरी शादी का हर पल इसके बिना अधूरा होगा। माँ पापा एक दूसरे की ओर देखते हैं और राधा की ओर देखकर सिर हिलाते हैं। ठीक है बेटा, अगर तू कह रही है तो राधा तेरे साथ जाएगी। आंटी जी, राधा मेरी बहन जैसी है, आप परेशान मत होइए, मैं इसे जैसे लेकर जा रही हूँ वैसे ही छोड़कर जाऊंगी। राधा के मम्मी पापा मुस्कुराते हैं और राधा अपने कपड़े पैक कर लेती है। नेहा राधा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। राधा नेहा का बड़ा घर देखकर बहुत खुश होती है। मेहंदी का फंक्शन होता है, घर रोशनी से सजा हुआ था, रिश्तेदार हंसी ठिठोली कर रहे थे, डीजे बज रहा था। नेहा राधा को नए कपड़े दिलवाती है, एक खूबसूरत हरा लहंगा और मैचिंग ज्वेलरी। राधा, तू मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, आज मेरी मेहंदी है और तू ऐसे पुराने कपड़ों में नहीं आ सकती। ये ले, ये कपड़े तेरे लिए। अरे नेहा, इतना महंगा मैं कैसे ले सकती हूँ? चुप, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। अब तो मेरी स्टार बनेगी इस फंक्शन की। राधा सजकर आती है, सारे मेहमान हैरान रह जाते हैं। वो बेहद सुंदर लग रही थी। डीजे पर डांस शुरू होता है, राधा भी झिझकते हुए डांस करने लगती है। तभी आरव, नेहा का बेस्ट फ्रेंड, वहीं फंक्शन में होता है। वो राधा को डांस करते हुए देखता है और उसकी नजरें राधा पर ही टिक जाती हैं और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। भाई देख, कितनी खूबसूरत है ये लड़की, कितना प्यारा डांस कर रही है। आरव आगे बढ़कर राधा के साथ डांस करने लगता है। राधा पहले झिझकती है लेकिन फिर खुलकर नाचने लगती है। चारों तरफ तालियां बजती हैं। आरव और राधा एक दूसरे को देखते हैं। अब जैसे तैसे नेहा की शादी पूरी हो जाती है। विदाई का भावुक टाइम होता है। इसी बीच आरव नेहा से धीरे से पूछता है, नेहा, एक बात पूछनी थी, वो जो तेरे साथ डांस कर रही थी वो कौन है? वो मेरी बचपन की सहेली है राधा, थोड़ा लोअर फैमिली से है, लेकिन सच्चाई बताऊं तो तुझे ढूंढने से भी इतनी अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। यार वो बहुत अलग लगी मुझे, दिल को छू गई। लेकिन आरव, राधा को झूठ से नफरत है। अगर तू उसके पास गया तो सच्चाई से जानना, वरना वो तुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आरव सिर हिलाता है। नेहा उसे राधा का एड्रेस दे देती है। अगले दिन आरव राधा के गांव जाता है। अपनी महंगी कार में बैठा होता है। दूर से राधा को देखता है, वो सब्जी खरीद रही थी। भैया, ये टमाटर 60 रुपए किलो। अरे हम गरीब लोग हैं, थोड़ा तो कम कर दो। बहन जी, हमें भी अपने बच्चों को खिलाना है, वही मजबूरी है। आरव गाड़ी से उतरता है, मुस्कुराते हुए सब्जी वाले को पैसे देता है। भैया, कितने में ये मांग रही हैं? उतने में दे दीजिए। राधा गुस्से से आरव को घूरती है। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मैं खुद खरीद सकती हूँ ये सब। ऐसा नहीं, दोस्ती समझिए। वैसे आपका नाम क्या है? राधा। राधा नाम भी उतना ही खूबसूरत है जितनी आप है। राधा शर्मा कर चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। गांव के कुएं के पास औरतों की भीड़ होती है। सब अपने अपने घड़े और बाल्टियां भरने के लिए खड़ी थी। राधा अपनी मटकी लेकर आती है। वो रस्सी डालकर पानी खींचने लगती है। कई बार कोशिश के बाद पानी ऊपर खींच लेती है, लेकिन घड़ा भारी होने की वजह से उसके हाथ कांप जाते हैं। तभी पीछे से एक हाथ उसकी रस्सी पकड़ लेता है। राधा पलटकर देखती है तो आरव खड़ा होता है। अगर इजाजत हो तो मदद कर दो। नहीं, मैं कर लूंगी, आदत है मुझे। आदत है तो क्या हुआ, कभी कभी आदतें भी आराम मांग लेती हैं। वो रस्सी खींचकर घड़ा ऊपर निकाल देता है। राधा बस चुपचाप देखती रह जाती है। लीजिए, वैसे पानी तो साफ है, पर आपकी जैसे मेहनती लड़की के लिए यह भी शायद थोड़ा कम पड़ता हो। आप भी बहुत बातें बनाते हैं। बातें नहीं, सच कह रहा हूं। राधा नजरें झुका लेती है और उसके होठों पर अनकही सी मुस्कान आ जाती है। एक दिन दोनों गांव के बाहर खेत में बड़े पेड़ के नीचे बैठे हैं। हवा चल रही थी। आरव हिम्मत करके बोलता है, राधा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राधा चौंक जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम्हारे पास बंगले, कारें हैं, और मैं तो बस एक कमरे की झोपड़ी में रहती हूँ। मुझे समाज से मतलब नहीं है, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी ईमानदारी, मैं तुम्हें ही अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। राधा कुछ पल चुप रहती है, फिर, तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। अगर सच में यही चाहते हो तो आप मेरी मम्मी पापा से बात करो। आरव के घर से राधा के घर रिश्ता आता है। गरीब माँ पापा खुशी से फूले नहीं समाते और रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिनों बाद आरव और राधा की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। विदाई का समय आता है और गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये वही राधा है ना जो एक कमरे की झोपड़ी में रहती थी?
और ये देखो तो कैसी किस्मत पलटी है इसकी, इतनी गरीब लड़की और अब इतने बड़े घर की बहू बन गई। किस्मत हो तो ऐसी, देखो एक कमरे से सीधा महल में जा रही है। राधा रोते हुए अपने माँ बाप के गले लगती है और फिर आरव के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। बारात के बाद राधा पहली बार आरव के घर जाती है। सामने एक बड़ा सा महल जैसा घर होता है और आस पड़ोस में भी वो काफी नामी लोग थे। दरवाजे पर रंगोली बनी हुई होती है। सब राधा के स्वागत में खड़े होते हैं। बेटा, अब हमारी बहू गृह प्रवेश करेगी, भगवान करे ये घर तेरे आने से और सुखी हो। राधा चुपचाप थाली में पांव रखती है और घर में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक होती है। उसने आज तक एक कमरे से बड़ा घर नहीं देखा था। जैसे ही गृह प्रवेश पूरा होता है, राधा घर देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, कितना बड़ा घर है। देखा, इसे कुछ किए भी नहीं इतना बड़ा घर फ्री में मिल गया। हाँ, पता नहीं मेरे भाई को इसमें क्या पसंद आ गया। सुंदर तो शहर में और भी लड़कियां हैं। राधा ये सब सुन लेती है पर कुछ कहती नहीं, बस आंखें झुकाकर चुप रहती है। राधा अपने कमरे में जाती है और चारों तरफ देखकर दंग रह जाती है। वाह, इतना बड़ा घर, इतने सारे कमरे हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अगले दिन राधा रसोई में जाती है। वो बहुत मेहनत से खाना बनाती है। पूड़ी, आलू की सब्जी, खीर और पकौड़े, और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। राधा सबको खाना परोसती है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। बेटा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। सच में राधा, आज तो मजा आ गया। अरे, इतना कुछ तो हम भी बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी कला दिखा दी। हाँ, मुझे तो खीर थोड़ी ज्यादा मीठी लगी। सब इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं जैसे कोई शाही बावर्ची हो। राधा चुपचाप सबकी बातें सुनती है। अगली बार और अच्छा बनाऊंगी। कुछ समय बाद सास बाहर पौधों को पानी दे रही होती है। तभी बाहर खड़े पड़ोसी कहते हैं, अरे ओ यूनिक घर वाली बहन जी, आजकल तुम्हारे इस यूनिक वाले घर के क्या हालचाल हैं? बिल्कुल अलग ही घर है तुम्हारे पास बहन। हाँ, हमारा वो घर थोड़ा अलग है। तभी पड़ोसन वहां से चली जाती है और ये बात राधा सुन लेती है। माँ जी, अब बार बार यूनिक घर क्यों कह रही थी? और पड़ोसी रिश्तेदार भी आप सबको इसी नाम से बुलाते हैं, पर ये तो नॉर्मल है। बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। हर चीज का समय होता है, तुझे पता चल जाएगा। राधा थोड़ा हैरान हो जाती है लेकिन कुछ पूछती नहीं। पूरे परिवार ने तय किया कि इन गर्मियों की छुट्टी में सब लोग यूनिक घर में चलेंगे। राधा के लिए ये सब नया और रोमांचक होता है। और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन गाड़ियां लंबा ट्रैवल करती हुई एक जगह पहुंचती हैं। चारों तरफ हरियाली, बीच में एक बड़ी नदी होती है। उसके बीचों बीच एक टापू होता है। वहां से आगे सड़क खत्म हो जाती है। अब गाड़ियां यहीं रुकेंगी। असली घर तक नाव से जाना होगा। नाव से? मतलब हमारा घर कहाँ है? बस थोड़ा सब्र करो, अभी देखोगी तो हैरान रह जाओगी। परिवार नाव में बैठता है। धीरे धीरे पानी के बीच से नाव बढ़ती है। पानी के बीच एक विशाल टापू पर 6 मंजिला महल जैसा घर दिखता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, सफेद संगमरमर की दीवारें, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल और घर के पीछे से सूरज की किरणें चमक रही थी। राधा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, होठों पर धीमी सी मुस्कान। हे भगवान, इतना बड़ा और सुंदर घर मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। देखो तो जरा, आंखें कैसे फटी की फटी रह गई। एक कमरे के सिवाय आज तक इन्होंने कुछ ऐसा देखा ही नहीं होगा, यही लगता है। चुप कर तू राधा बेटा, यही है हमारा घर, असली यूनिक घर, वो भी 6 मंजिला। राधा की आंखें चौंधिया जाती हैं। सामने समंदर की लहरों के बीच एक बड़ी टापू पर खड़ा शानदार 6 मंजिला बड़ा आलीशान घर, नीली हरी लाइट से सजा हुआ। चारों ओर पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल और समंदर की ठंडी हवा चेहरे पर पड़ती है। वाह, मैं तो सोच रही थी हमारा घर नॉर्मल है, ये तो सपनों से भी ज्यादा सुंदर है। इतने बड़े घर में रहूंगी मैं। उनकी सास मुस्कुराकर उनके पास आती है। देख बेटा, यही वजह है कि सब लोग हमें यूनिक घर वाले कहते हैं। यही हमारा असली और खास घर है। सास राधा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है। चल बेटा, तुझे पूरा घर दिखाती हूँ। पहली मंजिल पर हमारा मेहमान खाना, दूसरी पर बड़ा ड्राइंग हॉल, तीसरी पर रसोई और डाइनिंग, और ऊपर की मंजिल पर बच्चों और खेलने का पूरा एरिया है। हर मंजिल पर लिफ्ट भी लगी हुई है। राधा सब कुछ देख देख कर हैरान रह जाती है। मम्मी जी, ये घर तो किसी सपनों के महल जैसा है। ये तो सच में यूनिक घर है। तभी छोटा देवर हंसते हुए आ जाता है। भाभी, हाउ मैं आपको यहाँ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ। देखो, ये बटन दबाओगी तो सारे पर्दे अपने आप खुल जाएंगे, और ये बटन दबाओगी तो पूरा हॉल रोशनी से चमक उठेगा। यहाँ तक कि हमारी किचन में भी रोबोटिक मशीनें हैं। बस बोलो और खाना तैयार हो जाएगा।
राधा आश्चर्य से सब कुछ देखती रहती है। अरे वाह, मैं तो सोचती थी गैस चूल्हा ही सबसे बड़ी सुविधा है। यहाँ तो पूरा यूनिक सा घर है। दूसरी तरफ गैलरी में खड़ी जेठानी और नंद ये सब देख रही होती है। देखो कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर सब देख रही है, गवार कहीं की। दीदी आप इससे अच्छा ज्यादा बात मत किया करो, वरना ये हमें भी अपनी तरह ही बना देगी। हाँ भाभी आप सही कह रही हो, हम लोग जितनी मुश्किल से क्लास मेंटेन करते हैं ये आकर सब बिगाड़ देगी। अच्छा होगा इससे दूर ही रही। दोनों हंसकर राधा की तरफ घूरती हैं, जबकि राधा मासूमियत से घर की हर तरफ हर चीज देखकर खुश हो रही होती है और उनकी बातें सुनकर भी चुपचाप रहती है। वो एंट्री करती है, तभी जेठानी हल्की हंसी उड़ाते हुए कहती है, वाह देखो जरा, इसे तो फटी झोपड़ी से उठाकर सीधी 6 मंजिला महल में मिल गया। किस्मत देखो इसकी। हाँ, कुछ लोगों को मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, सब कुछ तैयार मिलता है। राधा बस मुस्कुरा देती है और चुपचाप सास ससुर के साथ घर के अंदर जाती है। एक दिन प्रिया अपनी बड़ी भाभी के कमरे में जाती है। भाभी आपने कहा था ना कि मेरा प्रोजेक्ट बनवाओगी, तो अब शुरू कर दो, अगले हफ्ते सबमिट करना है। अभी टाइम नहीं है, देख नहीं रही कि मैं कितनी बिजी हूँ। जाओ यहाँ से, बाद में करवा दूंगी। भाभी आपने वादा किया था, समझ नहीं आता तुम्हें? बोल दिया ना अभी टाइम नहीं है, निकलो यहाँ से। प्रिया गुस्से से पैर पटकती है और मुंह बनाकर बाहर निकल जाती है। राधा दरवाजे पर यह सब सुन लेती है। वो धीरे से प्रिया के पास जाती है। दीदी अगर चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें क्या आता है, तुम तो झोपड़ी में पली हो, ये कॉलेज का प्रोजेक्ट है, तुम्हारे बस का नहीं। दीदी थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने भी की है, आप दिखाओ तो सही, शायद मैं कुछ काम आ जाऊं। प्रिया हिचकिचाते हुए प्रोजेक्ट दिखाती है। राधा बैठकर ध्यान से काम करने लगती है। चार्ट, मॉडल, डेटा सब पर मेहनत करती है। धीरे धीरे प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। प्रिया को यकीन ही नहीं होता, कॉलेज में जब उसका प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट घोषित होता है सब तालियां बजाते हैं, टीचर्स भी उसकी तारीफ करते हैं। प्रिया की आंखें भर आती हैं। घर लौटते ही वो सीधे राधा के पास जाती है। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन आपने फिर भी मेरी मदद की। कोई बात नहीं दीदी, परिवार तो वही होता है जो एक दूसरे का साथ दे। प्रिया झुककर राधा के गले लग जाती है। घर वाले दूर से ये सब देखकर मुस्कुराते हैं। दोपहर का समय होता है। सास बाहर जाने की तैयारी कर रही होती है। बहू आज मैं बाहर जा रही हूँ, दोपहर का खाना तुम बना लेना, सबको समय पर खाना मिलना चाहिए। जी मम्मी जी, आप बेफिक्र हो जाइए। सास चली जाती है, मगर जैसे ही वो निकलती है जेठानी अपना कैमरा ऑन करती है और रील बनाने में लग जाती है। मेकअप, डांस, पोज सब शुरू हो जाता है। समय बीतता है, रसोई खाली रहती है। शाम के करीब सास घर लौट आती है। बहू खाना तैयार हो गया क्या? जेठानी चौंक जाती है। अरे मैं तो भूल ही गई मामी जी, आपने कहा था कि खाना बनाना है। वो घबराहट में भागकर रसोई में जाती है। जैसे ही जेठानी रसोई में पहुंचती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सारा खाना सलीके से तैयार पड़ा है। गर्मा गर्म दाल, सुगंधित चावल, कुरकुरी सब्जी, सलाद और रोटियां ढकी हुई थाली में रखी हैं। ये सब किसने बना दिया? तभी पीछे से धीमी आवाज आती है। दीदी मैंने बना दिया, देखा कि आप रील बनाने में व्यस्त थी तो सोचा मैं आपकी मदद कर दूं। आखिर परिवार है, सबको समय पर खाना मिलना चाहिए। जेठानी की आंखों में शर्म आ जाती है। राधा मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, हमेशा ताने मारे, तुम्हें नीचे दिखाया और आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। राधा मुस्कुराकर जवाब देती है। दीदी परिवार में छोटी बड़ी बातें तो होती ही रहती हैं, माफी की जरूरत नहीं है। जेठानी राधा को गले से लगा लेती है। सास ये नजारा देखकर बहुत खुश होती है। फिर राधा अपने यूनिक ससुराल में बहुत खुश रहती है। 6 फ्लोर पर एक हरा भरा गार्डन, रंग बिरंगे फूल, हल्की हल्की हवा, बीच में गोल टेबल पर चाय के कप रखे हुए हैं। पूरा परिवार बैठा होता है। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, नंद, देवर सब अपनी अपनी कुर्सियों पर। राधा भी सास के बगल में बैठी होती है। राधा चारों तरफ देखती है। फूलों की खुशबू, हवाओं का झोंका और नीले पानी से घिरा पूरा टापू उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान देता है। अब समझ आया मुझे लोग क्यों कहते हैं इस घर को यूनिक घर। ये सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि ये टापू पर है, बल्कि इसीलिए भी कि इसका डिजाइन इतना अद्भुत है कि चाहे कोई लाख कोशिश कर ले ऐसा घर बन ही नहीं सकता। हर फ्लोर पर कुछ न कुछ नया है। पहली मंजिल पर मेहमान खाने का, दूसरी मंजिल पर ड्राइंग हॉल की शान, तीसरी मंजिल पर आधुनिक रसोई, चौथी मंजिल पर खेलने का एरिया, 5वीं मंजिल पर लाइब्रेरी और संगीत का कमरा और 6ठी मंजिल पर ये सुंदर गार्डन जहाँ से पूरा टापू और समुद्र दिखता है। ये सचमुच किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ससुर राधा की बातें सुनकर खुश होकर उसकी तरफ देखते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, लगता है अब इस घर का असली मतलब पता चला है।
सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, हम तो बस इनकी शान देखते थे, पर तुमने तो इनकी असली खूबसूरती पहचान ली। राधा चाय का घूंट लेती है और कहती है, घर बड़ा हो या छोटा हो, असली खूबसूरती तो उसमें रहने वाले लोगों के प्यार से बनती है। और अब जब मैंने आप सबका साथ पा लिया है, तो ये घर मेरे लिए सबसे प्यारी जगह है।